नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो चुनाव लगभग आधा ख़त्म हो चुका है। आधे चुनाव के बाद अगर समीक्षा करें तो हम इस समय खड़े कहाँ हैं? भविष्य में क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा मुस्तकबिल तय करने की ज़िम्मेदारी हम किसके हाथों में दे रहे हैं? बहुत सारे विश्लेषकों को आपने सुना होगा, कुछ लोग एक तरफ़ा इंडिया गठबंधन को चिताए जा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है एनडीए एकदम साफ होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से आ रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी वही पुराना राग अलापे चला जा रहा है, अब की बार 400 पार। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं है। आधा चुनाव ख़त्म हो चुका है। इसके बाद से अभी 5वां, 6वां और 7वां चरण बाकी है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और पिछले बहुत सारे वीडियोस में हम सीट वाइज खास तौर से उत्तर प्रदेश का विश्लेषण करते चले आ रहे हैं। तो मैं अगर ओवरऑल जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपनी एक टीम के साथ, अपने साथियों के साथ ज़मीनी जानकारियाँ जुटा करके जो मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से चुनाव इस समय 50-50 हो चुका है। आधा इंडिया गठबंधन के पक्ष में, आधा एनडीए के पक्ष में। किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलने की स्थिति नज़र नहीं आ रही है। न तो इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में जा रहा है, न एनडीए पूर्ण बहुमत में जा रहा है। निष्पक्ष समीक्षा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपके सामने इसको रखा। एनडीए के लिए भी कुछ चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, जिसमें हमने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी कि एनडीए की सीटों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है या उनके लिए कुछ सरप्राइजिंग स्टेट्स खास तौर से ऐसे हैं जहां से उनके लिए कुछ चौंकाने वाले परिणाम उनको भले ही इस बात का आभास हो, एहसास हो, लेकिन शायद हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो एनडीए के पक्ष में कुछ सकारात्मक रुख हो सकता है, सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं, वो प्रदेश हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को कुछ अच्छे परिणामों की उम्मीद हो सकती है। वहीं अगर बात करें हम इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के लिए भी कुछ सरप्राइजिंग स्टेट्स हैं। और सरप्राइजिंग स्टेट्स अगर मैं कह रहा हूं तो उसमें से आप ये मानिए कि जिनके बारे में पहले से प्रचलित है, काफ़ी हो हल्ला है, आप और हम सारे लोग मानते हैं कि वहाँ ये परिणाम, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करने जा रहा है, तो उसको मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ। बिहार बहुत अच्छा करने जा रहा है, सारे लोग शुरू से मान रहे थे, मैं उसको शामिल नहीं कर रहा हूँ। आपका राजस्थान से काफ़ी बड़ा नुकसान एनडीए को झेलना पड़ सकता है। इंडिया गठबंधन को अच्छा वहाँ रिजल्ट आने की उम्मीद है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात उन प्रदेशों की कर रहा हूँ जिनको उस आकलन में नहीं रखा गया था और वहाँ से इंडिया गठबंधन के फेवर में कुछ खबरें आने की उम्मीद है। तो उनमें सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले परिणाम देगा। एनडीए के पक्ष में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका वो परिणाम होने जा रहा है जिसकी कल्पना न तो एनडीए ने की होगी, ना आपने और हमने की थी। इंडिया गठबंधन के पक्ष में और ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के फेवर में जो परिणाम आएंगे उसकी किसी को भी अपेक्षा नहीं थी। हर कोई मान रहा था कि वहाँ 2-4 सीट या तो एनडीए बढ़ा लेगा या 2-4 सीट इंडिया गठबंधन बढ़ा लेगा। और इंडिया गठबंधन के बारे में ये माना जा रहा था कि उनकी हालत ख़राब है और उनकी सीटें घटेंगी, लेकिन अप्रत्याशित परिणाम उत्तर प्रदेश देगा इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में। दूसरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ लग रहा था कि मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप करने जा रहा है फिर से एक बार, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन कुछ सीटें बीजेपी से या एनडीए से छीनने की स्थिति में है। गुजरात माननीय प्रधानमंत्री जी का गृह प्रदेश, माननीय गृह मंत्री जी का गृह प्रदेश गुजरात से भी एनडीए को झटका लगने की उम्मीद है। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां लग रहा था, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, हरियाणा में बहुत सारे लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ एनडीए
बिल्कुल साफ हो जाएगा और इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा। लेकिन मैं हाँ, इस पे मैं इतना बोल दूं कि ऐसा भी नहीं है कि वहां से एनडीए बिल्कुल साफ होने जा रहा है, बीजेपी बिल्कुल साफ होने जा रही है। वहां 50-50 का मुकाबला हो गया है, एक तरफा नहीं है जैसा लोगों का आकलन है कि हरियाणा साफ हो जाने वाला है और पूरा का पूरा बीजेपी वहां से बाहर हो जाएगी और एक भी सीट नहीं जीत पाएगी या मुश्किल से एक या दो। ऐसा नहीं है। हरियाणा मेरे मुताबिक 50-50 है। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी बार बार मुंह की खाती रही, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उसने 7 की 7 सीटें जीती हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस बार दिल्ली में 7-0 नहीं होने जा रहा है। वहाँ जो कसमकस जो घमासान चल रहा है इस बार दिल्ली में, ख़ासतौर से अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद और जेल से बाहर आने के बाद जो कुछ चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को अंदर तक बेचैन कर चुका है। और उसी का परिणाम है कि तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपसे कहा कि बहुत अप्रत्याशित और चौंकाने वाले परिणाम, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पे मैं आकलन नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है उस पर आकलन करना बेईमानी है क्योंकि अगर निष्पक्षता से आप देखें तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने जितना सोचा नहीं होगा उसको उतना मिलने जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खेल बिल्कुल ही उलट जाएगा कि बीजेपी 15-20 सीटों पर सिमट जाएगी और इंडिया गठबंधन 60-65 सीटों तक चला जाएगा। ऐसा भी नहीं है। लेकिन जितना सोचा था लगभग उससे दुगना इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। अब कुछ सीटों की बात कर लेते हैं। जैसे लखनऊ पे कोई भी डाउट नहीं है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजनाथ सिंह जी वहाँ से सांसद हैं। उनसे पहले वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी जो राष्ट्रीय गौरव हैं वो वहाँ से सांसद होते आए हैं और उनको कोई चुनौती कभी बहुत विशेष रूप से हुई नहीं। एक तरफा अटल जी जीतते रहे, राजनाथ सिंह जी, और वो उनके सम्मान की बात है कि वहाँ लखनऊ और शहरी क्षेत्र है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत आकलन करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अस्मिता के नाम पर और अटल जी के नाम पे आज भी वोट पड़ता है वहाँ, भले ही प्रत्याशी कोई भी हो। राजनाथ सिंह जी भी चूँकि देश के भले और स्वच्छ छवि के और ईमानदार नेताओं के रूप में गिने जाते हैं। उनकी भाषा बहुत संयमित होती है। कम से कम वो प्रधानमंत्री जी की तरह और गृह मंत्री जी की तरह बहुत निम्न स्तर की उस ओछी भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। अब मुझे माफ़ करिए अगर मैं प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने को मैं मजबूर हुआ हूँ और मैं ही मजबूर नहीं हुआ हूँ। हर गली चौराहे और चाय की दुकान पर इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री की भाषा में अगर ये शामिल हो जाए कि कोई माई का लाल, कोई बाप का पूत, ये शब्द कम से कम प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देते हैं, गृह मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देते हैं। उनको मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, 74 साल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो 70 साल की माताओं और जो वृद्ध पिता हैं उनके पुत्र के रूप में काम करेंगे। हास्यास्पद कुछ भी बोलते रहते हैं। कम से कम प्रधानमंत्री को कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। वो गार्जियन है देश के, वो बेटे नहीं हैं, वो इस देश के गार्जियन हैं, वो इस देश के संरक्षक हैं। और क्या सिंपैथी लेने के लिए बोल जाते हैं? क्या आपका ये बेटा आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा जो 70 साल के लोग हैं, उससे ऊपर आयु के लोग हैं? यानी 80 साल के लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री बेटा है। आप संरक्षक हैं देश के, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। खैर चलिए छोड़िए, सारी बातों से कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो लोग इसको बुरा मानते हैं वो बुरा मानते हैं, लेकिन इस देश में बहुत सारा तबका ऐसा भी है जो इसको भी ब्रह्मवाक्य मान के और जय जयकार करता है और वंदन और अभिनंदन करता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वें चरण की उत्तर प्रदेश, चूँकि उत्तर प्रदेश पे ही फोकस करते हैं कि उत्तर प्रदेश बड़ा उलट फेर करने जा रहा है। तो हम लोगों ने बात की थी पिछली बार अयोध्या फैज़ाबाद सीट की, और अयोध्या में जहाँ रामलला का मंदिर है वहाँ मैंने आपको बताया था किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंसी हुई है। प्रधानमंत्री जी को वहाँ रोड शो करना पड़ा। जब उनको ये पता चला कि वहाँ उनका प्रत्याशी हारने की कगार पे है, प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया। उस रोड शो में अपार भीड़ इकट्ठी हुई और लोग उमड़ पड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो लोग कौन थे? वो थे जो रामलला के दर्शन के लिए नियमित श्रद्धालु जो वहाँ पहुँचते हैं। और कहा यह जाता है कि इस समय
अयोध्या में रामलला के मंदिर के दर्शनार्थ अयोध्या में 2 से 2.5 लाख लोग हमेशा रहते हैं। वही श्रद्धालु प्रधानमंत्री जी के उस रोड शो में निकले और लगा के, लेकिन हकीकत नहीं है ये अगर आप समझें कि अयोध्या और फैज़ाबाद के लोग हैं, तो आप किसी मुगालते में 4 तारीख का इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं जो बातें बोल रहा हूँ लाइक कर लेंगे, याद रहेगा, और इसको 4 जून को देखिए ज़रूर। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो 5वें फेज़ की जिन सीटों पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, उनमें एक लखनऊ है। निर्विवाद रूप से वहाँ कोई चुनौती नहीं है राजनाथ सिंह जी को, और वो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। रविदास मल्होत्रा फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चुनाव से पहले से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ लग रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। दूसरा अमेठी और रायबरेली। अमेठी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ से पिछली बार राहुल गांधी जी लगभग 50,000 वोट से चुनाव हारे थे। इस बार कहते ये हैं कि उन्होंने अपने एक वफादार साथी को, और कहें कार्यकर्ता को, एक साधारण कार्यकर्ता को सामने खड़ा कर दिया है स्मृति ईरानी जी के, और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। और प्रियंका गांधी ने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया इसलिए कि मैं अपने किसी साधारण कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को हरा करके राहुल गांधी की हार का बदला लूँगी। क्या ये संभव है कि वो ऐसा कर पाएंगी? इसकी विवेचना करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे अगले कार्यक्रम में। तो एक तो लखनऊ मैंने छोड़ दी, अमेठी की चर्चा करेंगे अगले कार्यक्रम में, और रायबरेली की अगर बात करें तो रेयर केस में ही कभी ऐसा होता है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार जाएं। इतने बड़े नेता कभी चुनाव हारते नहीं हैं। राहुल गांधी चुनाव हार गए, ठीक है, इस देश में बड़े नेताओं के चुनाव हारने के बिरले केस हैं, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी हार जाएंगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता, और मैं मानता नहीं हूँ। इसलिए मैं इस पर भी बहुत चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि समय बर्बाद करना होगा। अब एक लखनऊ में चूँकि हम लोग छोड़ दे रहे हैं, एक बात याद आ गई, मैं भूल जाता हूँ सर। मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा कि अगर ठीक लग रहा हो और लग रहा हो कि मेरा विश्लेषण ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको शेयर भी कर दीजिए, इसमें कमेंट भी कर दीजिए। अच्छा लगता है अगर आपके लाइक्स ज़्यादा आते हैं, आपके कुछ कमेंट होते हैं, भले ही वो क्रिटिसिज्म के हों, तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश रहती है। जैसे किसी साथी ने लिखा कि ड्राइंग रूम में बैठ करके और एसी कमरे में बैठ करके कुछ भी बोलते रहते हैं, तो मैं तथ्य भी देता हूँ, मैं आपको उसके कारण भी बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 5 किलो राशन एक बड़े तबके के लिए अब वो चुनावी मुद्दा नहीं रह गया, अभी भी है एक बहुत छोटे तबके के लिए, जो रोज़ कमाने खाने वाला तबका है, जो दिहाड़ी मजदूर जिसको बोल सकते हैं, सुबह जाता है शाम को अपना कमा के लाता है, 100, 200, 300 रुपये की दिहाड़ी करके लाता है, तो उसके लिए 5 किलो राशन आज की तारीख में मुद्दा है। लेकिन कम से कम मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय तबके के लिए ये मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि आपदा के समय मुद्दा था, और अब मुद्दा इसलिए, और मुद्दा उल्टा पड़ गया। उल्टा क्यों पड़ गया? क्योंकि उन्होंने गेहूं की जगह बाजरा देना चालू कर दिया। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर मेरी पकड़ नहीं होती और मुझे जानकारी नहीं होती, और आप भी पता कर लो, बाजरा पिछले 4 महीने से गेहूं की जगह दिया जा रहा है। ये लोगों में आक्रोश का कारण है कि इस गर्मी में लोग बाजरा खाना नहीं चाहते, और मिलेट के नाम पे प्रधान जी ने बाजरा परोस दिया कि हम सारे देश के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, मिलेट सबको खिलाएंगे। तो खैर, तो लखनऊ तो हमने छोड़ दिया, लखनऊ के बगल की बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है मोहनलालगंज, वो लखनऊ से लगी हुई सीट है। इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मलिहाबाद है, बक्सी का तालाब है, सरोजनी नगर है, मोहनलालगंज है और सिधौली है। मलिहाबाद आपने सुना होगा, आम के बागों के लिए प्रचलित है, और आम की तरह तरह की किस्में, तरह तरह की वैरायटी वहाँ उपजाई जाती है, अनोखे प्रयोग होते हैं मलिहाबाद में। मलिहाबाद का नाम सुन के ही ध्यान आ जाता है आम को लेकर के। चलिए खैर, बात कर लेते हैं सरोजनी नगर मोहनलालगंज सीट की। तो मोहनलालगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी के कौशल किशोर, जो 2014 और 2019 में वहाँ से सांसद चुने गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं। इनके मुकाबले पे बीएसपी से राजेश कुमार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, 4 बार के मंत्री रहे, मजबूत दलित नेता आर.के. चौधरी को मैदान में उतारा। आर.के. चौधरी बड़ा नाम है दलित राजनीति में, खासतौर से कांसी राम जी के साथी हैं, और बीएसपी के संस्थापक हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन सुनेंगे तो कुछ रोचक तथ्य आपको मिलेंगे इसमें।
तो BS4 के संस्थापक भी हैं, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी BS4, उसके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो मान्यवर का मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसमें नारा दिया गया था बाबा साहब का मिशन अधूरा, कांशीराम करेगा पूरा, तो वो संस्थापक सदस्य हैं बहुजन समाज पार्टी के और मायावती जी से भी ज़्यादा सीनियर माने जाते हैं। तो मायावती जी के साथ वो रहे और 2012 में उनका फिर मन नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ये पार्टी को डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं, कॉरपोरेट की तरीके से चलाती हैं मायावती जी, और उन्होंने ये कह करके अपना पल्ला झाड़ लिया और वो अलग हो गए। तो इस सीट का इतिहास ये है कि ये 62 से 71 तक कांग्रेस की परंपरागत सीट रही और 76 में ये भारतीय लोकदल ने सीट पे कब्जा किया। जब आपको ध्यान होगा, इमरजेंसी के बाद का जो दौर था जिसमें कांग्रेस के प्रति नफरत बहुत पनपी इस देश में और इंदिरा गांधी जी खुद चुनाव हार गई, तब ये भारतीय लोकदल के खाते में चली गई। 1984 में कांग्रेस के कैलाशपति जी फिर यहाँ से चुनाव जीते और 84 में चूंकि इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, तो लगभग उत्तर प्रदेश की 2 सीटें छोड़ करके, बागपत और एटा, 2 सीटें छोड़ करके, 85 हुआ करती थी तब, उत्तराखंड भी उसमें शामिल था, 85 सीटें होती थी, 2 सीटें छोड़ करके 83 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो 84 में कांग्रेस को चली गई। लेकिन 84 के बाद क्या हुआ कि राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उनके ऊपर बोफोर्स के घोटाले का आरोप लगा और VP सिंह जी ने पूरे देश में एक अभियान चलाया, जनता दल का गठन किया और जनता दल ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। और जनता दल बहुत जगह, बहुत प्रदेशों में सरकार बनाई थी उस समय। कर्नाटक में सरकार बनी थी, बिहार में जनता दल की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार बनी थी। उस समय 1989 में जनता दल ने सीट को जीता मोहनलालगंज ने। अब आप ध्यान रखिए, कांग्रेस ने 1962 से 71 तक राज किया। 76 में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी में लोकदल ने इसको जीत लिया। 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद फिर ये कांग्रेस के खाते में चली गई। लेकिन 89 में फिर जब सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का, तब यहाँ जनता दल ने इस पर जीत हासिल की। उसके बाद हुआ क्या कि जो 1989 में 1989 में पी और जनता दल ने मिलकर के सरकार बनाई केंद्र में। फिर इन दोनों में झगड़ा हुआ मंडल और कमंडल के नाम पे, और मंडल के नाम पे VP सिंह ने आरक्षण का आंदोलन चलाया और कमंडल के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया। तो 1991 के राम मंदिर आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति ने फिर एक बार करवट बदली और ज़्यादातर संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती। मोहनलालगंज भी उनमें से एक है। 1991 में राम लहर के चलते बीजेपी की पूर्णिमा वर्मा ने यहाँ से जीत हासिल की। 1996 में भी वो जीती, लेकिन 1998 और 99 में यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा किया। 1998, 99, 2004 और 2009 तक लंबे समय तक मोहनलालगंज समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही। लेकिन 2014 और 2019 में एक बार फिर ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में चली गई। यहाँ से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर सांसद बने। इनका मुकाबला आर के चौधरी से, जैसे मैंने आपको बताया, आर के चौधरी भी बड़े कद्दावर नेता हैं और दलितों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। BSP के संस्थापक सदस्य हैं, मैं आपको बता ही चुका हूं। अब इसका जाति जो समीकरण है वो क्या है कि दलित यहाँ 6 लाख हैं, और ध्यान रखिए 6 लाख में 4 लाख पासी मतदाता हैं और दोनों ही पासी मतदाताओं के नेता हैं। बीजेपी के कौशल किशोर और समाजवादी पार्टी के आर के चौधरी दोनों ही पासी हैं और पासी समुदाय में इनकी अच्छी खासी पैठ है। और लगता ये है कि पासी समुदाय में दोनों के बीच बड़ा ज़बरदस्त बंटवारा होने वाला है। इसके साथ ही अगर बात करें तो ब्राह्मण यहाँ 2 लाख हैं, क्षत्रिय 1,75,000 हैं, लोधी और मौर्य समुदाय का भी यहाँ 1.5 लाख और 1 लाख वोट है। लोध समाज का भी 1,00,000 1.5 लाख वोट है और मौर्य समाज का 1.5 लाख वोट है। अब इस स्थिति में आप समझ लीजिए कि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें पासी बिरादरी एकजुट होकर के कौशल किशोर के पक्ष में गई थी। साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोध और मौर्य सारे वोट एक तरफा शिफ्ट हुए थे कौशल किशोर के फेवर में। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ और हैं। एक तो
पासी समुदाय के 4 लाख वोटों में डिवीज़न है, बराबर का डिवीज़न है, आधा-आधा बँटवारा होने की संभावना है आर के चौधरी और कौशल किशोर के बीच में। वहीं कुर्मी समुदाय, मौर्य समुदाय का वोट जो है वो भी बँट रहा है और वो ज़्यादा भाग जा रहा है समाजवादी पार्टी के फेवर में। लोध वोट में भी ज़बरदस्त बँटवारा दिखाई दे रहा है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक लोध बेल्ट है, ख़ास तौर से आप देखिए संभल, मुरादाबाद और इसके बाद एटा, अलीगढ़ वाले एरिया में वो एक तरफ़ा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन पूर्वांचल और बुंदेलखंड में लोध वोट जो भी है वो बँटवारा हो रहा है और ज़्यादा भाग उसका समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। वो बहुत सारी परिस्थितियाँ वहाँ हो सकती हैं। वो परिस्थितियाँ ये हैं कि वहाँ एक चूँकि ग्रामीण इलाका जहाँ है वहाँ ख़ास तौर से एक मुद्दा ये है कि वो जो आवारा पशुओं की बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी की, इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूं कि आवारा पशुओं का एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से किसान वर्ग खास तौर से नाराज़ है, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है बक्सी का तालाब और सरोजनी नगर। ये शहरी इलाका पड़ता है और शहरी इलाके का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर का वोट है। दूसरा मलिहाबाद है, मोहनलालगंज है, सिधौली है। तो यहाँ की स्थिति ये है कि मलिहाबाद, बक्सी का तालाब, सरोजनी नगर ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, इस समय उनके कब्जे में हैं। वहीं मोहनलालगंज समाजवादी पार्टी और बीएसपी सिधौली पर अपना कब्जा जमाए हुए है। तो ये पूरा इतिहास था। चूँकि एक तरफा सीट नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी कब्जा रहा है और यहाँ 4 बार समाजवादी पार्टी भी जीती है, 4 बार भारतीय जनता पार्टी भी जीती है। बहुजन समाज पार्टी का बहुत कोई असर है नहीं। 2 कद्दावरों की लड़ाई है जिसमें एक तरफ आर के चौधरी हैं, दूसरी तरफ कौशल किशोर हैं। दोनों पासी नेता हैं। पासी मतदाताओं की संख्या बहुत है और इनमें है आपस में बंटवारा। आर के चौधरी के पक्ष में जो बातें जाती हैं वो ये कि वो पुराने बीएसपी के फाउंडर मेंबर हैं। बहुजन समाज पार्टी के काडर में उनका अपना एक अलग रसूख है, उनका एक अलग संपर्क है, उसका उनको फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। दूसरा ये कि वहाँ किसानों की जो नाराज़गी है उसका फ़ायदा उनको मिलने जा रहा है। कौशल किशोर के फेवर में ये है कि 2 सीटें वहाँ पे जो बक्सी का तालाब और सरोजनी नगर शहरी क्षेत्र हैं और वहाँ बीजेपी का दबदबा है। लेकिन कुल मिलाकर के कहा यह जा रहा है कि मोहनलालगंज भारतीय जनता पार्टी की एक और फंसी हुई सीट में से है जिसमें समाजवादी पार्टी इस बार बाजी मार भी सकती है। अभी और करेंगे 5वें चरण की तमाम लोकसभा क्षेत्र जो बाकी रह गए हैं उन पर चर्चा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।